इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती क्या है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिकली एक इनकम स्टेटमेंट जैसी ही स्टेटमेंट बनती है, जिसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी जब हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जितने भी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट होंगे उसको हम एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट लेंगे, और जितने भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग होंगे जैसे सेलिंग एक्सपेंस वगैरह हो गए उसको हम एक्सपेंसेस में डाल देंगे। उसमें भी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट होंगे। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं और फुल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। तो अब यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती जाऊँगी तो आपको पता चलता जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। कि एक कंपनी है जो जिसने 2005 में बिज़नेस स्टार्ट किया था, जिसकी एक इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है मेरे पास। सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स सेलिंग ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवर, इन सब की कॉस्ट लिखी हुई है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि बजटेड एक्टिविटी, मतलब इन्होंने एक बजट बनाया था कि 1000 यूनिट्स ये प्रोड्यूस भी करेंगे और सेल भी करेंगे फॉर ईच मंथ। इन्होंने जनवरी में इतने सेल किए, फरवरी में 800 और मार्च में 1100 यूनिट प्रोड्यूस किए। जनवरी में इन्होंने 1000, फरवरी में 1300 और मार्च में 900। बजट एक्टिविटी, या इसको हम स्टैंडर्ड कैपेसिटी भी बोलते हैं या नॉर्मल कैपेसिटी भी, मतलब कि एक मशीन की या कितनी, या हम ये बोल सकते हैं कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इतना बना सकते हैं या इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनका जो था वो 1000 यूनिट्स का था। सही है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 कॉलम बना देंगे। हमारे पास 3 मंथ्स हैं तो जनवरी, फरवरी और मार्च का बनाते हैं। सबसे पहले जब हम इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। तो हमारे पास जनवरी में जो सेल के जो यूनिट है वो 1000 है और सेलिंग प्राइस 100 है। तो हम क्या करेंगे, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले सेल्स लिखेंगे। अब हर मंथ के जो यूनिट्स हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 1000 को 100 से करेंगे तो हमारे पास 1 लाख आएगा। फरवरी में 800 यूनिट्स है, 800 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000। मार्च में 1100 है, 1100 को 100 से करेंगे तो 110,000 मार्च की सेल आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हर यूनिट की हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब मैंने क्या कहा था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है उसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आती है। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में देखो कि क्या है कि डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर हमारे पास वेरिएबल है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड पर मंथ 30,000 है और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट 5 है। मतलब ये सारी जो हैं ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास सबकी पर यूनिट दी हुई है, सिर्फ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो पर मंथ का दिया हुआ है। तो हम ये 30,000 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जितना हमने यूनिट्स सेल किए, नहीं जितने हमने एक्टिविटी परफॉर्म किए। तो हमारे पास जितने यूनिट्स बने वो 1000 बने। तो इसका मतलब हम अगर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास $30 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ
एक तरीके से इसको इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगी, भले ही वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, वो हम इन्वेंटरी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में डालेंगे। तो ये चारों जो थी ये मैन्युफैक्चरिंग थी। तो क्या करो, इनको 20 + 10 + 30 + 5 इन सबको टोटल कर दो। इन सबको टोटल करेंगे तो मेरे पास $65 आएगा। अब ये $65 जो है वो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब पर यूनिट की कॉस्ट है। अब मैंने जितने यूनिट सेल किए हैं, सोल्ड आउट किए हैं, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 65 से। 65 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 65,000 आएगा। फिर उसके बाद 800 यूनिट्स हैं, 800 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52,000 आएगा। फिर उसके बाद 1100 है, 1100 को 65 से करेंगे तो 71,500 आएगा। अब इसको मैं माइनस कर दूंगी। 1 लाख को माइनस करूँगी तो मेरे पास, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे रही हूँ अभी। जब भी हम सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 35,000। 80,000 में से 52,000 माइनस करूँगी तो आएगा मेरे पास 28,000। और इसको इससे माइनस करूँगी तो 38,500। अब यहाँ पे एक रीज़न है ये स्पेस छोड़ने का। रीज़न ये है, अगर हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी बराबर होगी एक्चुअल प्रोडक्ट यूनिट्स के तो एडजस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्ट यूनिट्स बराबर नहीं हुए तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास, जो मैंने अगर अभी बताया है कि हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, कि बजटेड एक्टिविटी 1000 थी, जनवरी में 1000 है, तो इधर एडजस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन फेबररी में अगर हम देखें तो 1000 यूनिट बजटेड एक्टिविटी है और 1300 यूनिट प्रोड्यूस हुए फेबररी में, तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगर मैं फेबररी क्या फाइंड आउट करूँ, यूनिट प्रोड्यूस माइनस बजटेड एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय FOH। जो फिक्स FOH हमने फाइंड आउट किया था वो यहाँ पे लिखेंगे हम। तो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं 1300, बजटेड एक्टिविटी है 1000, मल्टीप्लाई कर देंगे फिक्स FOH से 30, तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ 9000। अब मार्च का हम देखेंगे। मार्च में जो यूनिट प्रोड्यूस हुए थे वो 900, बजटेड एक्टिविटी है 1000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो हमारे पास आंसर आएगा -3000। अब ये देखो यहाँ पे कि ये जो 9000 है ये हम इस इनकम स्टेटमेंट में ऐड नहीं हुए थे, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। मतलब कि 9000 उधर कैलकुलेट मत नहीं ऐड हुए थे, तो इसीलिए ये अंडर एब्जॉर्प्शन था। अंडर एब्जॉर्प्शन की वजह से अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे ऐड करेंगे। इसीलिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अंडर एब्जॉर्प्शन। ये -3000 इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि जो 3000 है वो ऑलरेडी इधर ऐड हो चुके थे। सही है, तो ऐड हो चुके थे तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे माइनस कर देंगे। इसीलिए इसको बोलेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन।
बस सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे प्लस में आंसर आया है तो हम इनकम स्टेटमेंट में या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसको प्लस कर देंगे, और अगर आंसर माइनस में है तो हम उधर माइनस कर देंगे। तो 9,000 और 3,000 यहाँ पे लिखेंगे हम। यहाँ पे लिख देंगे एब्जॉर्प्शन एडजस्टमेंट फॉर ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एफओएच। जनवरी में तो नहीं होगा, यहाँ पे आएगी वैल्यू 9,000 की, 9,000 यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 3,000 यहाँ माइनस हो जाएगा। ट्वेंटी एट में 9 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 37,000, 38,500 माइनस 3,000। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब हम यहाँ पे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे सिर्फ वो माइनस होंगे, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में गिवन है वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं पर यूनिट दिया हुआ 4 का, तो हम सेलिंग यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,000 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 4,000। 800 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो आएगा हमारे पास 1,600, और 1,100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 4,400। बाकी हमारे पास फिक्स सेलिंग ओवरहेड है वो है 1,000, तो सबका 1,000 है। 1,000 1,000। अब क्या करो कि ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको प्लस करके 35,000 से माइनस कर देंगे। 35,000 में से 5,000 माइनस किए तो आएगा आंसर 30,000। 37,000 में से 2,600 माइनस करेंगे और इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 30,100। तो ये हमारे आंसर हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे कि हमने जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट ली थी वो उसमें हमने फिक्स कॉस्ट भी ली थी, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे कि हम फिक्स कॉस्ट नहीं लेंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग 20 प्लस 10। ये जो 30 थी ये फिक्स कॉस्ट थी, सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो लेंगे क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल कॉस्ट ये हो गई, तो हमारे पास आ गई 35। तो अब क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग में ये होता है कि जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होती है हम पहले उसको लिखेंगे और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स मैन्युफैक्चरिंग होगी उसको बाद ऐसा प्रोडक्ट कॉस्ट लिखेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम 3 कॉलम बना देंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले सेल्स लिख देंगे, सेल्स हम देख लेंगे हमारे जो जनवरी, फरवरी और मार्च में जो यूनिट्स है वो लिखेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर मंथ के यूनिट्स को। 1 लाख
80,000, 110,000। अब माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट को। तो जो इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट की थी मार्जिनल कॉस्ट के लिए वो 35 थी, तो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो मेरे यूनिट सोल्ड आउट हुए हैं मैं उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगी 35 से, तो मेरे पास आंसर आएगा $35,000। और फेबररी के 800 यूनिट्स हैं, 35 को 800 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 28,000। और जो मार्च में 1100 है, 1100 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 35 से, 385500। अब ये जो है मेरी आएगी प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इनको माइनस कर देंगे 65,000, 52,000 और इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 71,500। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड मतलब जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है ना उनको माइनस कर देंगे। डायरेक्ट मटेरियल भी वेरिएबल था, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल था और फैक्ट्री ओवरहेड भी वेरिएबल था। और ये वाली जो सेलिंग ओवरहेड है इसको भी माइनस करेंगे तो ये मेरे पास है 4 पर यूनिट है, तो जितनी भी सेल हुई है उन सब से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी हर मंथ की। वेरिएबल सेलिंग है मेरे पास $4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 1000 से, मेरे पास आएगा 4000, 3200। 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3200 और 1100 से करूँगी तो 4400। अब इसको भी माइनस कर दूँगी 61,000, 44,800, 67,100। तो अब इसको बोलेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब ये होता है कि सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, मतलब जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट थी वो सारी माइनस कर दी, तो अब जितनी जो मेरे पास अमाउंट बची हुई है वो रोल प्ले करेगी फिक्स कॉस्ट में, और फिक्स कॉस्ट को हटा देंगे तो फिर हमारे पास जो बचेगा वो नेट इनकम या नेट लॉस ही बचेगा। तो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसका बेसिकली यही मतलब है कि ये जो रोल प्ले करेगी अब ये अमाउंट ये फिक्स कॉस्ट की करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी सारी, अब जितनी भी फिक्स कॉस्ट है उनको माइनस कर देंगे। लेस फिक्स एक्सपेंसेस, जो फिक्स एक्सपेंसेस है मेरे पास है फिक्स FOH 30,000 और है फिक्स सेलिंग ओवरहेड 1000। 30,000, इसका भी 30,000 और फिक्स सेलिंग FOH है मेरे पास 1000। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 61,000 से माइनस कर देंगे, इधर भी ऐसे करेंगे, तो मेरे पास जो नेट प्रॉफिट आएगा 30,000, 17,800 और यहाँ आएगा 36,100।